42,000 मेंबर है सिर्फ मेरा, ऑटो रिक्शा सिर्फ। इसी तरीके में फैसला आबाद में भी है, साहिवाल में भी है, मुल्तान में भी है। तो मकसद क्या है इस यूनियन को बनाने का? ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, ये पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है, ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जिम्मेदारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, इसके लिए स्टैंड फराहम किया जाए। दाखिला फीस के नाम पर एक बदमाशी फीस ली जाती है। पर्ची सिस्टम का मसला है, बता लिया जाता है रिक्शा ड्राइवरों से, स्टैंड इनके पास नहीं है। पाकिस्तान को असल में ना वाकई माफिया चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, जब हम सुबह सवेरे मुआशरे में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो एक तस्वीर हमें रिक्शों के पीछे नज़र आती है मजीद गौरी की। ये कौन शख्स है? किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये शख्स एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, लेकिन ये करते हैं वाकई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मजीद गौरी साहब खुद। इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं और कुछ अहम सवाल भी हैं, वो भी इनसे लाजमी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौरी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौरी साहब, सुबह सुबह बंदा किसी और को देखे ना देखे, मजीद गौरी को देख लेता है। सुबह से लेके शाम तक हम सड़कों पे रिक्शों के पीछे देखते हैं। ये क्या कहानी है? रिक्शों के पीछे ही आपने अपनी तस्वीर लगाने का कैसे सोचा? देखें जी, मैंने तस्वीर लगाने का तो नहीं सोचा था, तंजीम बनाने का सोचा था। जब तंजीम बन गई है तो तस्वीर भी लग गई है, ठीक है ना। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, इसमें कुछ सोच वाली बात नहीं है। सफ़र कहाँ से शुरू होता है? अवामी रिक्शा यूनियन, इसका सफ़र किस तरह जहन में आता है ख्याल, और किस तरह बनती है, और आज यहाँ तक का सफ़र किस तरह तय हुआ? देखिए जी, मैं इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन था, तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत का और जमात इस्लामी का, जिसकी वजह से मैं एक बेहतरीन इंसान बना और काफ़ी अच्छी ज़िम्मेदारियों पर रह भी चुका हूँ। ये रक्षा यूनियन का जो आइडिया है ना, ये मेरे ब्रदर-इन-लॉ शोएब शरीफ ने दिया था। उसके ऊपर काम मैंने किया। तो जब मैंने पहली मीटिंग की थी तो 2 रिक्शा ड्राइवर मेरी मीटिंग में आए थे, तो उन्होंने जाती दफ़ा मुझसे ना पैसे मांग लिए थे कि हमने इतनी देर मीटिंग में बैठे हैं तो हमारा टाइम ज़ाया हुआ था, आप हमें पैसे दें। फिर मैंने उनको समझाया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप मेरा साथ दें, ये बड़ा पिसा हुआ तबका है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। तो इसके ऊपर अपना रमज़ान मुबारक के महीने में पर्चियों के ज़रिए हमने इसका नाम निकाला। तो ये बार बार 3 दफ़ा अवामी रिक्शा यूनियन का नाम है रमज़ान मुबारक में। फिर उसके बाद दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये हमने तंजीम बनाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर लाहौर के अंदर 42,000 मेंबर है सिर्फ मेरा, सिर्फ रिक्शे वाले? रिक्शे वाले हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा सिर्फ, ये माइनस चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे की माइनस बात कर रहा हूँ। इसी तरीके में फैसला आबाद में भी है, साहिवाल में भी है, मुल्तान में भी है, तो और भी शहरों में हम अपना फैला रहे हैं इस काम को। तो बेहतर हमारा काम शहर लाहौर के अंदर ही है। तो मकसद क्या है इस यूनियन को बनाने का? किन के राइट्स के लिए आप लड़ रहे हैं, और रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है? देखिए, बनाने का मकसद तो ये था कि ये जो तबका है ना, ये भी एक हैसियत रखता है। लाहौर के अंदर 1 लाख के करीब ऑटो रिक्शा है, 70-80 हज़ार के करीब चिंची रिक्शा है। इनको ख़ानदानों को मिला लें तो 10 से 12 लाख ख़ानदान ये बनते हैं, ठीक है जी। और आगे इनके साथ जो मुंसलिक होते हैं, ऑयल चेंज वाला, उसके बाद टायरों वाला, मकैनिक, वर्कशॉप्स वाले, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इनके पास स्टैंड्स नहीं है लाहौर में। देखिए, जब आप लाहौर शहर में कोई प्लाजा डिज़ाइन करते हैं, कोई बस अड्डा डिज़ाइन करते हैं, कोई मार्केट्स डिज़ाइन करते हैं, तो क्या जैसे ये ऑरेंज ट्रेन बनी है, इस बनाने वाले के भी मैं सदके जाऊँ, इंजीनियर के, ठीक है नहीं भाई। आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई है, जहाँ पे आपने स्टॉप दिए हुए हैं, क्या वहाँ पे रिक्शा टैक्सी स्टैंड बनाया आपने? नहीं बनाया हुआ। बस सीढ़ियों के नीचे रिक्शे भी खड़े हों, फल बेचने वाला भी खड़ा हो, टैक्सी वाला भी खड़ा हो, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं होता। इसी तरीके से 2.5 करोड़ की आबादी है, किसी पार्क के बाहर, किसी बस स्टैंड के बाहर, किसी शॉपिंग मॉल के बाहर रिक्शे वाले अपनी मदद आपके तहत, दुकानदार से झगड़ा हो जाए, ट्रैफिक वाले से हो जाए, पुलिस वाले से हो जाए, आम पब्लिक से हो जाए, ठीक है ना जी, तो वो बेचारे के पास टैक्स ज़रूर देता है रोड पे चलने का, मगर उसके पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई स्टैंड्स नहीं है। ये लोकल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी
یہ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے, یہ پارکنگ کمپنی کی ذمہ داری ہے, یہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا اس کے لیے سٹینڈ فراہم کیے جائیں. دیکھیں جب کوئی بس اڈا بنتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کے تب تک وہ پروو نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر رکشہ ٹیکسی سٹینڈ نہ ہو. اسی طریقے سے ہاسپٹل ہے, تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, رکشے والوں کے اور عام لوگوں کے مسائل ملتے جلتے بھی ہیں. مثلا ہسپتالوں میں چلے جائیں تو داخلہ فیس کے نام پر ایک بدماشی فیس لی جاتی ہے, جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے نا, داخلہ فیس. ہسپتال میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بندہ کوئی پکنک منانے گیا ہے, وہ تو بیچارہ اپنا پیشنٹ لے کے گیا ہے, اس سے آپ داخلہ فیس چارج کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بس اڈوں کے اندر ہے, یار فیس تو ہوتی ہے پارکنگ کی, داخلہ فیس کیا ہے؟ کون ملا ہوا ہے؟ ہسپتالوں کے اندر ان کی انتظامیہ ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اپنا کیا کہتے ہیں مارکیٹوں کے بس اڈوں کے باہر ان کی انتظامیہ ملی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی چلتا ہے. اور نجائز تجاوزات ہیں, کہیں پہ ریڑھیوں کی بھرمار ہے, کہیں پہ چنچی کی بھرمار ہے, کہیں پہ رکشہ والوں کی ہے, گاڑیوں والوں کی ہے. یہاں پہ ان پڑھ بھی جاہل بنا ہوا ہے اور پڑھا لکھا بھی جاہل بنا ہوا ہے. دیکھ میں تو ان پڑھ ہوں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں تو ان پڑھ ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے رکشہ کیسے چلانا, مجھے تو گالیاں پڑتی ہیں لوگوں سے. مگر جب ایک سگنل کے اوپر لوگ صبح صبح کھڑے ہوتے ہیں نا, تو سینکڑوں پڑھے لکھے نوجوان وہ سگنل جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بائکس کو فٹ پاتھ کے اوپر سے دائیں سے بائیں سے نکول کے سب سے آگے لے جاتے ہیں. کیا وہ پڑھے لکھے ہیں؟ اس کا مطلب وہ جو تھا وہ جاہل ہے, وہ پڑھا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس شعور نہیں ہے. جن کے پاس شعور ہے وہ شعور رکھتے ہوئے بھی, تعلیم رکھتے ہوئے بھی, ایجوکیشن رکھتے ہوئے بھی وہ سگنل جمپ کرتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں موٹر سائیکل کو, ٹھیک ہے نہیں, تو گاڑی کو لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم میں کچھ پڑھے لکھے جاہل ہیں, کچھ ان پڑھ جاہل ہیں, ٹھیک ہے. پرچی سسٹم کا مسئلہ ہے, بتا دیا جاتا ہے رکشہ ڈرائیوروں سے, سٹینڈ ان کے پاس نہیں ہے. آئے روز LPG مہنگی ہوتی ہے, مافیا ہے. پاکستان کو اصل میں نا واقعی مافیا چلا رہا ہے, وہ آٹے کا مافیا ہو. اچھا, میں نے نا تھوڑے دن پہلے نا سوشل میڈیا پہ نا ایک خبر دیکھی کہ سن 73-74 کی ایک نیوز تھی ایک اخبار کی, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا کہ یار سن 2022 میں بھی ہم کہتے ہیں کہ چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی پارٹی نے اصلاحات کی کوشش نہیں کی. ہر بندہ آیا, ٹھیک ہے جی, اس نے اپنا چھاج بجایا اور اپنی چھاننی بجائی ہے. غورے صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, باتیں کڑوی تھیں لیکن سچی تھیں, معاشرے کی حقیقت تھی. معاشرے کو ٹھیک کرنا ہم سب کا فرض ہے. مجید غوری صاحب کی طرح آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے, کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اللہ نے کے بعد.